हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया और आज मैं फिर हाजिर हूँ जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काउंट लाली। तो वांडीवास युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच जनवरी 1760 में हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे आयरकूट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे काउंट डी लाली। तो काउंट लाली इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दलीप सिंह। तो महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम राजा थे। इनका शासनकाल सन 1843 से 1849 तक था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। तो दोस्तों, बसीन की संधि हुई थी दिसंबर 1802 में। दिसंबर 1802 आप याद रखिएगा। और किसके मध्य हुई थी? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिगौली की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के बीच में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था। इनका शासनकाल की बात करें तो 1813 से 1823 तक था। और ये युद्ध सिगौली की संधि जो कि 1816 में हुई थी, उसके बाद ये युद्ध समाप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सन 1816 में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। तो 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। उसका वास्तविक नाम क्या था? जेम्स एंड्रूज रैमजे। और इसका शासनकाल था 1848 से 1856 ईस्वी तक। आप अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में प्रस्तुत होने के बाद से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का इसीलिए जनक माना जाता है। और लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए थे, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिए। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदारवादी दल। तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जिनका जन्म हुआ था सन 1825 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1917 ईस्वी में। इन्होंने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर के लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था, जिसका कार्य था भारत के दुख और दर्द का प्रचार करना। तो 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी यानी उदारवादी दल के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे। इन्होंने एक पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला था और धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन इन्होंने किया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बख्त खान। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को यह खिताब दिया था। बख्त खान ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर कार्यरत था तथा कंपनी की तरफ से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। दोस्तों, 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले के थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था तब वो 80 वर्ष के थे। फिर भी उनमें अदम्य शौर्य, वीरता
और कुशल सेना नायक के गुण विद्यमान थे, इसीलिए उन्हें बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया था और अपनी सरकार स्थापित करी थी। वो कानपुर पर आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद के लिए कालपी की ओर बढ़े थे और विद्रोह की आग को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए थे। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया था और इसी युद्ध के दौरान वो बुरी तरह घायल हो गए थे और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैकाले। तो भारत में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था और इस सिद्धांत का अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से ही फिल्टर होकर के शिक्षा जन सामान्य तक पहुँचे। और मैकाले का ये कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है, तो इसीलिए इन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने सन 1867 ईस्वी में, तो ये सुमेलित है। दूसरा है आत्मीय सभा, जिसमें दिया गया है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी का संबंध आत्मीय सभा से नहीं है। आत्मीय सभा की स्थापना सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ये सुमेलित नहीं है। अब अगला देखते हैं राधा स्वामी सत्संग। तो इसमें दिया गया है तुलसीराम। तो परम संत तुलसीराम साहिब राधा स्वामी सत्संग से संबंधित थे, तो ये भी सुमेलित माना जाएगा। अब अगला है भारतीय ब्रह्म समाज और इसमें दिया गया है केशव चंद्र सेन। तो ब्रह्म समाज का ही एक अंग है भारतीय ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज सन 1866 में विभाजित हो गया था, जिसके दो भाग बन गए थे। एक था आदि ब्रह्म समाज, जिसका नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में था भारतीय ब्रह्म समाज। तो यहाँ पे भारतीय ब्रह्म समाज का संबंध भी केशव चंद्र से माना जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सुमेलित है। तो कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी, आत्मीय सभा, जिसका संबंध दिया गया है देवेंद्रनाथ टैगोर से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद की हड़ताल। तो दोस्तों, गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी और बोनस आदि के विरुद्ध 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी पहली भूख हड़ताल थी, तो 3 दिन का अनशन उन्होंने किया था। इसके बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हुए थे और अंत में उनको बोनस देना पड़ा था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हकीम अजमल खां। तो दोस्तों, हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान ये पदवी त्याग दी थी। ये पदवी उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1908 में मिली थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो इसका राइट आंसर है यरवदा जेल में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा किया था, तो उससे पहले ही गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया था और इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्र की थी। तो 518 ईस्वी में वो आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर का तेली मंदिर। तो ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ उत्तर भारत शैली में बनी है। इसकी वास्तुकला में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रथम। तो राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना और उसने पाल शासक महीपाल को पराजित करने के बाद गंगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की और इस नई राजधानी के पास ही सिंचाई के लिए उसने चोल गंगम नामक विशाल कृत्रिम झील बनवाया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। तो ओदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। ये बिहार में था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1526 ईस्वी। तो दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में पहली बार भारत में तोपों का प्रयोग हुआ था। तो इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे प्रमुख कारण भी यही माना जाता है कि उसके पास विशाल तोप खाना था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो दोस्तों, सम्राट अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। ये 1571 से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी और यहाँ मुगल वास्तुकला के कई स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल हैं। तो यहाँ की जामा मस्जिद को शान फतेहपुर या शान सीकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जामा मस्जिद। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। आप सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर था 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी। सी ऑप्शन सही था। ज़्यादातर लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आज भी आप लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे और वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली शाम को 8 बजे इसी तरह के जीके के वीडियोस अपलोड करता हूं। आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।